हर हर महादेव। नमस्कार सभी बंधुओं को। नारायण, आज मैं एक खास विषय पे आप लोगों के साथ लाइव आया हूँ और विषय काफ़ी गंभीर है, इसलिए कोशिश करें कि अगर आप लाइव समय सुन लेते हैं ठीक है, नहीं तो बाद में उसको सुने। आज नैनीताल से एक खबर आई है और आपके फेसबुक पे भी वो खबर चल रही होगी। खबर है कि नैनीताल के हल्द्वानी वाले हिस्से में डेमोग्राफी चेंज करने के लिए बड़े भारी स्तर पे कार्य किया गया और उसके लोग पकड़े गए। ये डेमोग्राफी चेंज है क्या भला? डेमोग्राफी चेंज नारायण, ये ठीक ऐसा ही है कि एक हिंदू राष्ट्र ईरान था, वहाँ कुछ लोग शरणार्थी बन के आए या व्यापारी बन के आए। धीरे धीरे उन्होंने अपनी संख्या बढ़ाई और जो ईरान है वो एक मुस्लिम राष्ट्र बन गया। ऐसे ही इंडोनेशिया है, मलेशिया है, पाकिस्तान है, अफ़गानिस्तान है और भी दुनिया के और भी हिस्से हैं। अब बचा भारत। भारत में केरल प्रांत पूरी तरह से बदल चुका है। असम बदल रहा है, लेकिन असम में जो सरकार है वो बहुत एक्टिव है इस चीज़ को लेकर के। बंगाल की स्थिति बड़ी विचित्र है और वहाँ किस ढंग का सामाजिक वातावरण बन रहा है और किस प्रकार की स्थितियाँ बन रही हैं वो समझने वाली बात है। नारायण, कुछ साहित्य हैं इस दुनिया में, विवेक और पढ़ाई लिखाई, सभ्य होना, ये एक बहुत अलग चीज़ है। और जीवन की जो जिजीविषा है, जीवन की जो वास्तविकताएं हैं, जीवन का जो युद्ध है और पीढ़ियों का जो अस्तित्व है, उस अस्तित्व को लेकर के खासकर हिंदुओं में चिंतन बहुत कम है। बहुत कम क्या कि लगभग शून्य के बराबर है। सनातनियों के या हिंदुओं के कहेंगे, खासकर भारतवर्षी हिंदू अपने जीवन में अच्छी कमाई कर ले या अच्छी नौकरी प्राप्त कर ले, अच्छा उसका जीवन यापन हो जाए, तो वो उसी को अपना सर्वश्रेष्ठ जीवन का आधार मानता है। इसके बाद जीवन में उसके क्या उतराव चढ़ाव आने वाले भविष्य के साथ है, इसको लेकर के चिंतन बहुत शून्य है। लेकिन इस दुनिया में कुछ लोग ऐसे हैं कि जो न तो विवेक या मानवता की सुनते हैं, या न सभ्यताओं की सुनते हैं, या न तो वो किसी कानून की सुनते हैं, बल्कि वो एक मुस्त और एक मकसद के तहत वो इस दुनिया में जी रहे हैं। और ये तो अब छुपी हुई बात नहीं है। जिनका मकसद है, जो लोग मकसद लेकर के जी रहे हैं, वो लोग दुनिया के किसी भी कोने में चले जाते हैं तो वो अपना मकसद नहीं छोड़ते हैं, नहीं भूलते हैं। वही मकसद लेकर के कुछ लोग उत्तराखंड में भी आए हैं। आज से नहीं, कई समय से आए हैं। हमारे साथ वो लोग अच्छे व्यापारी बन कर रहते हैं, या अच्छा पड़ोसी, अच्छा किराएदार बन कर के रहते हैं, या अच्छे कामगार बन कर के रहते हैं, या विश्वास पात्र बन कर के रहते हैं। लेकिन उनके मुख्य उसका उद्देश्य होता है कि आपके जो क्षेत्रीय संख्या का बल है, उस क्षेत्रीय संख्या के बल को प्रभावित करना और वहाँ फिर अपना अस्तित्व कायम करके उस भूभाग को ही हथिया लेना। इस समय उत्तराखंड प्राइम
टारगेट पे है। आप लोगों को जानकारी होगी, अधिकांशतः जो श्रोता हमारे हैं उनको जानकारी होगी, मैं पहले भी बता चुका हूँ कि जितने भी सीमावर्ती क्षेत्र हैं, चाहे वो नेपाल से लगे हुए सीमावर्ती जिले हैं उत्तराखंड के, चाहे बिहार के, या जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं उत्तराखंड के, जैसे उत्तरकाशी वाले क्षेत्र में, इन क्षेत्रों में डेमोग्राफी चेंज हुई है। जो चाइना से लगे हुए बॉर्डर्स हैं या जो नेपाल से लगे हुए बॉर्डर्स हैं, जो इंटरनेशनल बॉर्डर्स हैं, इन बॉर्डर्स पे उन्होंने बहुत जल्दी उन ऐसे लोगों ने काम किया है। सनातनी की क्या स्थिति है, सनातन धर्म या हिंदू की क्या स्थिति है, क्योंकि उत्तराखंड में अधिकांशतः हिंदू बाहुल्य ही रहा है, और ऐसा नहीं है कि किसी अन्य मजहब या किसी अन्य जाति, किसी अन्य संप्रदाय को यहाँ रहने का अधिकार नहीं है, ऐसा तो नहीं है, क्योंकि ये लोकतांत्रिक देश है और यहाँ एक लोकतांत्रिक संविधान काम करता है। लेकिन जब आप लोकतांत्रिक का संविधान के तहत होते हैं तो सब चीज़ें लोकतांत्रिक ही होनी चाहिए। धूर्तता से, छल प्रपंच से चीज़ों को हथियाना या धोखाधड़ी से चीज़ों को हथियाना, ये बहुत बड़ी बुरी बात है। अभी जो न्यूज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि हल्द्वानी में घटनाक्रम हुआ कि वहाँ एक व्यक्ति पकड़ा गया जो एक खास विशेष मकसद को लेकर के, या एक विशेष मजहब वाला व्यक्ति है। उसने क्या किया कि अपने लोगों को उस एरिया की आईडी, वहाँ की जो नागरिकता का जो आईडी है, आधार कार्ड है या भू स्वामित्व है, ये देना शुरू कर दिया, क्योंकि वो एक ऐसे विभाग में वो ज्वाइन है जिस विभाग में ये सब चीज़ें दी जाती हैं। तहसील आदि में जाकर के ये लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं और वहाँ जाकर के वहाँ के वोटर्स को बना देते हैं। जो लोकल आदमी है वो जानते हुए पर भी इन चीज़ों के खिलाफ नहीं कहता है। और लोकल्स की स्थिति क्या है, खासकर जो अभी जो उत्तराखंड में है, चमोली हो गया, रुद्रप्रयाग हो गया, गुप्तकाशी हो गया, उत्तरकाशी हो गया, या हल्द्वानी हो गया, रुद्रपुर हो गया, ये जो डिस्ट्रिक्ट है, ये डिस्ट्रिक्ट इनके बहुत, देहरादून हो गया, इनके लक्ष्य पे है। और जो पहाड़ी आदमी है वो क्या कर रहा है, एक तो गांव, उसकी बरकत तो उसके जीवन में आ गई है। अभी कल ही परसों में एक वीडियो देख रहा था कि एक महापुरुष जो आंकड़े रखते हैं कि पिछले 25 वर्षों में उत्तराखंड से 80 लाख लोगों ने पलायन किया है, 80 लाख लोगों ने गांव छोड़ा है। तो नारायण, ये बहुत चिंताजनक बात है कि आज जिन आपको एक बातें बताता हूँ, अधिकांश तो मेरे श्रोता उत्तराखंड से ही हैं और जो लोग बाहर से हैं उनके लिए भी है। उत्तराखंड में आज भी अभी तक ये स्थिति है कि अगर ग्रामीण परिवेश में माता बहनें रात्रि 9 बजे भी कहीं दूर से आ रही हैं तो उनको किसी भी प्रकार का भय या किसी प्रकार की चिंता उनको नहीं है। वो खेत या जंगलों से देर से आती हैं। बाघ भालू जो चिंता का जो विषय है, जंगली जानवरों का चिंता है, लेकिन मनुष्यों से किसी प्रकार का भी कोई डर नहीं है। लेकिन अब ये होने वाला है, इसलिए बहुत सचेत हो जाना है और बहुत जल्दी इस संबंध में चिंतन करना है कि ग्रामीण परिवेश में जो लोग रह रहे हैं, ग्रामीण परिवेश के लोगों को इस विषय में जागरूक करना, और जो लोग बाहर सेटल्ड हो गए हैं, जो देश के अन्य हिस्सों में जो लोग चले गए हैं, उन लोगों को देश के लिए, राष्ट्र के हित के लिए कम से कम अपनी ग्रामीण जो इकोसिस्टम है, ग्राम जो पर्यावरण है या ग्राम का जो वातावरण है, उस वातावरण को बचाना है। उसको बचाने का परिणाम ये होगा कि जो ग्रामीण परिक्षेत्र में रहने वाले लोग हैं उन लोगों को गांव छोड़ने में मजबूर नहीं होना पड़ेगा। उसका परिणाम ये होगा कि आपके पास कामगारों की संख्या कम नहीं होगी, आप किसी ऐसे व्यक्ति या किसी ऐसे लोगों पे डिपेंडेंट नहीं होंगे जो लोग आपके धर्मांतरण कर रहे हैं या जो आपकी ज़मीनों को या जो आपके सामाजिक वर्चस्व को हत्या करके इस उत्तरांचल को भी एक ऐसा स्टेट बनाना चाह रहे हैं जैसे कश्मीर जैसा स्टेट। तो नारायण, यहाँ से भागना ना पड़े, इसके लिए बहुत सचेत हो जाना पड़ेगा।
अभी बड़ी खुशी की बातें हैं। पिछले 10-15 सालों से मैंने आकलन किया, अपना मेरा निजी आकलन ये है कि लोग अपने गाँव में अपने देवताओं की स्थापना कर रहे हैं और नई मूर्तियां स्थापित हो रही हैं, नए मंदिर बन रहे हैं। लोग घरों को अपने घरों को नए ढंग से बना रहे हैं और वापसी गांव में हो रही है। रिवर्स पलायन जिसको कह रहे हैं, रिवर्स पलायन हो रहा है। उस रिवर्स पलायन में प्रशासनिक तौर पे बहुत सहयोग चाहिए होगा कि गांव में पानी की व्यवस्था और विद्युत की व्यवस्था बहुत अच्छी की जाए और कृषि उत्पादों को मार्केट तक लाना या कृषि उत्पादन को बढ़ावा देना, इस विषय में चिंतन किया जाए, मेरा ये मानना है। और उत्तराखंड की जो सरकारों का आज तक का पैटर्न देखा, क्योंकि मेरा जन्म उत्तराखंड राज्य बनने से पहले हुआ है और उत्तराखंड आंदोलन जब चल रहा था तब मैं 11वीं की पढ़ाई कर रहा था, लगभग 10वीं की पढ़ाई कर रहा था मैं तब जब स्ट्राइक हुई थी, तो जब रास्ते रोके गए थे, एक आदमी ने गोस्वामी बोल करके कोई क्रांतिकारी था जिसने दिल्ली में आत्मदाह कर लिया था, तब बड़ा भारी आंदोलन भड़का था। बीपी सिंह उस समय मुख्यमंत्री थे। तो उस समय वो आंदोलन हमने देखा कि किस ढंग से हम इस राज्य को चाह रहे थे और क्या, क्योंकि हम लोग छात्र थे, फिर भी इतनी समझ आ गई थी कि वास्तव में हमें क्या चाहिए। परंतु परिस्थितियां बहुत विपरीत हो गई हैं। परिस्थितियां इतनी विपरीत हो गई कि जैसे अनाथ जैसी स्थितियां हो रखी हैं। अनाथ जैसी स्थितियां ये हो रही हैं कि आप अच्छी रोड पे ध्यान दे रहे हैं, ये पूरे राष्ट्र में या पूरी कंट्री में हो रहा है और पूरी कॉन्टिनेंटल में हो रहा है, पूरे सभी राष्ट्रों में ये होता है, अच्छी रोड है। लेकिन अभी मैं एक दक्षिण अमेरिकन राष्ट्र के व्यक्ति को देख रहा था, है तो वो तख्ता पलट करके वो डिक्टेटरशिप में आए हैं, फौज के आदमी हैं। उन्होंने अपनी मुख्य जो सरकारें थी उनको पलटा। उसने एक काम किया, उन्होंने भारत से ट्रैक्टर मंगाए और भारत सरकार ने वहां ट्रैक्टर दिए। उन्होंने कहा कि हम अपना पेट अपनी कृषि पे किसी और को अधिकार नहीं देंगे, अपनी जमीन पे, अपनी बंजर भूमियों को हम उत्पादक क्षमता बनाएंगे ताकि हमारे देश की जो भुखमरी है या जो डिपेंडेंसी है जो व्यापार पे हमारी फूड को लेकर के, वो जो है उसको मैं समाप्त करना चाहता हूँ। अभी आप देखेंगे जैसे अमेरिका ने भारत पे टैरिफ लगाया है, तो वहाँ की जो जनता है वो वहाँ की सरकार के खिलाफ पूरी रोड पे आ गए हैं। आज तक के अमेरिका के इतिहास का सबसे बड़ा आंदोलन वहाँ हुआ है। तो वो क्यों हुआ है? क्योंकि वहाँ के लोकल लोगों का जो उत्पादन है, मुख्य उत्पादन है, वो सब विदेशों पे आधारित है। वहाँ सेब जाता है, भारत से जाता है या किसी अन्य कंट्री से जाता है, संतरा किसी अन्य कंट्री से जाता है, जो सब्जियां हैं वो किसी अन्य देश से जाते हैं। उसका परिणाम ये, उनके पास पैसा तो है लेकिन वो जो अपनी निजता है वो निजता उनके पास नहीं है। तो हम तो अमेरिका है नहीं, हम तो साधारण पहाड़ी परिवेश और पहाड़ी क्षेत्र के पहाड़ी प्रदेश के लोग हैं। तो नारायण, रोडें बनाना एक अलग तथ्य है, लेकिन जो मुख्य मूल धारा है जीवन की, जो मूलभूत चीज है, उस मूलभूत चीज पे कभी भी मैंने देखा कि प्रशासन को या किसी भी प्रकार से प्रशासनिक स्तर पे कभी बहुत अच्छा काम होते हुए नहीं देखा। जैसे कुछ समय पहले, लगभग 10 साल पहले, कि गौ पालन के लिए बड़ा भारी पैसा सरकार ने दिया, तो गायें कहाँ से लाए? रुड़की से लाए, गायें मैदानी भाग की गाय लाए। वो गायें आज एक भी गांव जो है उत्तराखंड में पहाड़ी क्षेत्रों में जीवित नहीं है। क्यों? क्योंकि पहाड़ी जो परिक्षेत्र है वो नीचे की गायों के लिए नहीं है। तो यहाँ का पशुपालन बढ़ाना है तो उसको सिर्फ गौशालाएं खोलने से पशुपालन बढ़ने वाला नहीं है। नारायण, इसके लिए दंड व्यवस्था, इसके लिए प्रशिक्षण बहुत आवश्यक है और उसके प्रति गौरव पैदा करना बहुत आवश्यक है। क्योंकि मैंने कभी कृषकों का बहुत बड़ी मूली पैदा करके सम्मानित होते हुए जरूर देखा है, या बहुत बड़े आकार का कद्दू पैदा करते हुए मैंने जरूर देखा, लेकिन फिर भी हम कद्दू तो खा रहे हैं, मैदानी भागों का ही खा रहे हैं, और मूलियां भी हम मैदानी भाग का ही खा रहे हैं। तो बड़ी मूली उगा करके, बड़ा कद्दू उगा करके हमारा काम चलने वाला नहीं है। इसके लिए सरकार के तौर पे या प्रशासनिक तौर पे या जो विधि बनाने वाले लोग हैं
उनको बहुत विधिवत काम करना पड़ेगा। इससे क्या होगा कि कृषि अगर आप नहीं बचा पाते हैं तो आप उत्तराखंड के पलायन को भी नहीं बचा पाते हैं। और कृषि को बचाने के लिए जैसे सूकरों का आतंक जो है, बंदरों का आतंक जो है, और जो उदासीनता है यहाँ के लोगों के मन में, उदासीनता का मतलब है शर्म। मैं अभी आपको एक घटनाक्रम बताता हूँ कि शर्म इस ढंग का है कि आदमी अपने घर के चौक में लगे हुए संतरे के पौधे की जड़ में पानी डालने के लिए तैयार नहीं है। सब्जी क्या उगा लेगा वो? उसका परिणाम क्या होता है कि वहाँ एक ऐसा सब्जी वाला आ जाता है और जो अन्य मजहब वाला होता है, और वो जानते हैं कि उस सब्जी में क्या क्या मिला करके कैसे कैसे करके, मैं ये नहीं कह रहा हूँ सब लोग ऐसा कर रहे होंगे, लेकिन अधिकांशतः तो यही हो रहा है। तो हम उन सब्जियों को खाने के लिए मजबूर हैं, हम वो अनाज खाने के लिए मजबूर हैं, लेकिन हम अपनी पैदावार नहीं कर रहे हैं। तो इस बात को समझना होगा कि जो अगर आपके पुलिस में, पुलिसिंग में, और जो आपकी जो तहसीलें हैं, जो भूमि संबंधी चीज़ें हैं, इनमें ऐसे लोग अगर आ जाते हैं, आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि अभी जो दिल्ली में एक घटनाक्रम हुआ, जो एक बहुत बड़ा घटनाक्रम पूरे देश में हिला करके रख दिया है पूरे देश की, कि सफ़ेद कॉलर जो आतंकवाद है, डॉक्टर्स लोग बन करके फिर भी वो अपने मकसद में लगे हुए हैं। आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि वो जो डॉक्टर्स थे, एमबीबीएस किए हुए और बहुत हाईली क्वालिफाइड और एजुकेटेड लोग थे, जो विदेशों तक जाकर के पढ़ाई करके आए हैं, चाइना में जाकर के पढ़ाई करके आए हैं, उन लोगों का ब्रेन वॉश तीसरी पास एक मौलवी ने उनका दिमाग बदल दिया। उनको इतना रेडिकलाइज कर दिया, इतना उनको कट्टर बना दिया कि वो व्यक्ति बम ब्लास्ट करने के लिए, और अभी आज ही की न्यूज है कि वो उनका ड्रोन से या अन्य ढंग से उनका ब्लास्ट करने का अपना इरादा था। तो ये लोग माने आप इनको इंसान मत समझिए, ये जीते जागते मुर्दे हैं, जोम्बीज हैं। जोम्बीज आप जानते हैं ना कि जोम्बी ऐसा होता है कि वो अपने जो उसके अंदर माने मरने के बाद भी जीवित है, जो वो दूसरे को किस प्रकार से इफेक्ट करेगा कुछ कह नहीं सकते हैं। इसलिए बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है, बहुत सचेत रहने की आवश्यकता है। इसलिए मेरा ये मानना है कि जब भी आप ग्रामीण क्षेत्रों में, जो लोग गाँव में वापस आते हैं और मकान बना रहे हैं, आप अपने मकानों का रिपेयरमेंट कर रहे हैं, नए मकान बना रहे हैं, नए मंदिर बना रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये चीज़ भी ध्यान रखिएगा कि आप वापस आकर के अपनी रिटायर्ड लाइफ को पहाड़ों में वापस बिताने के लिए तैयार रहिए, और आना चाहिए। इसलिए प्रत्येक गांव में पानी की व्यवस्था, जो नदी है, नदी का जो पानी है, ये नदी के पानी पे अधिकार अपना जमाना शुरू करो। ये नदी उत्तराखंड से निकली है, पानी हमारा है, और इस पानी के लिए हम बहुत कुछ खोते हैं। इस पानी को बनाए रखने के लिए हमने बहुत कुछ खोया है। हमने जंगलों को बचाने के लिए बहुत कुछ हम खोते हैं। जंगल के संबंध में हमारे पे बहुत बड़े बड़े कानून हैं। तो नारायण, इस पानी को बहने मत दीजिए आप। इस पानी को प्रत्येक पहाड़ के टॉप तक पहुंचाइए। ऐसी योजनाएं बननी चाहिए गांव गांव में और प्रत्येक ग्रामीण क्षेत्र में, कि विद्युत की व्यवस्था, अब तो प्रत्येक गांव में विद्युत की इतनी सुचारू व्यवस्थाएं होनी चाहिए कि जो विद्युत खपत है, जैसे सोलर पैनल वाली जो चीज़ें हैं, इन चीज़ों को गांव तक जरूर ले जाओ, जो गांव के जागरूक लोग हैं। और गांव में ट्रेडिशनली जो खेती बाड़ी हो रही है, उस ट्रेडिशनल खेती बाड़ी को बदलिए। ट्रेडिशनल खेती बाड़ी हमारी क्या है, मैंने एक जगह गया, मैं बड़ा ऐसा अनुभव मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ कि घर के चौक के बाहर लगभग 2 नाली का उनका खेत है। 2 नाली का खेत है, घर के बिल्कुल लगा हुआ 2 नाली। नारायण, अब ये पहाड़ में नाली चलता है, मैदानी भागों में एक किस ढंग का मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन यहाँ 2 नाली का मतलब लगभग 700 स्क्वायर फीट करीब होगा, ऐसा काफ़ी बड़ा एरिया होता है 2 नाली का। 2 नाली का खेत है उस आदमी का, उसने वहाँ गेहूं बो रखे हैं, और गेहूं का जो बाली है वो मक्खी के सिर के बराबर बाली है। अब उसने इतनी मेहनत उस पर की हुई है, गोबर डाला हुआ है, बैलों से उसको हल लगा रखा है। वो टोटल अगर उस 2 नाली से गेहूं अगर निकालेगा तो बमुश्किल, मेरा जहां तक अंदाजा, 10 किलो या 15 किलो गेहूं निकलेगा। अब
उस व्यक्ति को, अगर वो व्यक्ति उसी खेत में अगर सब्जियां बोता है, सब्जियां का उत्पादन करता है, तो वो कम से कम उसी खेत से 10 से 15 हजार रुपए का सब्जी की पैदावार कर सकता है। तो ये जो ट्रेडिशनल खेती है, ट्रेडिशनल खेती को चेंज करना पड़ेगा। इसके लिए व्यक्तियों को जागृत करना पड़ेगा और इसके लिए इकोसिस्टम बनाना पड़ेगा। सरकार की तरफ से ये कभी नहीं किया गया। अभी पता, पिछली बार एक बड़ा माने बचकानी सी एक हरकत मैंने देखी। बचकानी हरकत ये है कि गांव के लोगों के लिए कोदो झंगोरा के एक शेर जो है कोदो झंगोरा बोने के लिए दिया गया। चलो ठीक है, कोदा झंगोरा बिक रहा है, लेकिन आप ट्रेडिशनल खेती को रिफाइंड करने के लिए तैयार नहीं है। और जिन क्षेत्रों में कोदा झंगोरा नहीं हो रहा है, वहां पानी के अभाव में या सूकर बंदर को लेकर के लोग चिल्ला रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से आज तक कोई ठोस चीजें बन करके आई ही नहीं है अभी तक। ऐसा लग रहा है कि जैसे निश्चिंत है, मरना है तो मरने दो इनको। भालू आक्रमण कर रहे हैं, बाघ जो है ग्रामीण लोगों को खा रहा है, बंदर लंगूर आकर के खेतियों को बर्बाद कर रहे हैं, सूकर बर्बाद कर रहे हैं। मजाल है कि किसी भी व्यक्ति को या किसी भी प्रशासनिक व्यक्ति को या किसी भी राजनेता को इस संबंध में चिंता हो। और जो लोकल के जो आंदोलनकारी हैं, लोकल का आंदोलनकारी क्या है, उसको रोजगार चाहिए। वो रोजगार के लिए उसको ज्यादा से ज्यादा अगर वो न्यूज बनाएगा तो वो रोजगार की न्यूज बनाएगा। वो वास्तव में जो बदलाव करने वाली चीजें हैं, बदलाव करने वाली चीजों पे किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। हाँ, कुछ प्रगतिशील किसान हैं और मैं ऐसे लोगों को जानता हूं कि जिन्होंने एक उम्र के बाद, लोग कीवी का उत्पादन कर रहे हैं, बंद गोभी फूल गोभी का उत्पादन कर रहे हैं, लेकिन ये बहुत अल्प मात्रा में है, वो मार्केट बन ही नहीं पा रहा है। तब भी हम कद्दू मैदानी भाग का खा रहे हैं, गोभी हम मैदानी भाग का खा रहे हैं, टमाटर हम मैदानी भाग का खा रहे हैं, सब कुछ हम मैदानी भाग का खा रहे हैं। जबकि जैसे हिमाचल जैसे देश में गया, अभी मैं कुछ समय पहले मैंने देखा होगा, आपके साथ में वीडियो लाइव भी आया था और मैंने उसका प्रसारण भी किया था, कि मैंने वहां देखा कि जो दुकानदार है वो लोकल लेडीज है और वो उसने लोकल सब्जियां अपनी दुकान पे रखी हैं। मैं उस दुकानदार के साथ, मुझे तो सब्जियां खरीदनी नहीं थी, लेकिन मैंने उस सब्जियों का जो देखा कि वहां पे पीले रंग की जो ये लाल रंग की और पीले रंग की शिमला मिर्च रखी हुई थी, हरे रंग की 3 प्रकार की शिमला मिर्च वहां रखी हुई थी, ब्रोकली रखी हुई थी, फूल गोभी की 3 वैरायटियां उन्होंने रखी हुई थी। एक लाल रंग की फूल गोभी थी, एक सफेद फूल गोभी थी, बंद गोभी की 3-4 वैरायटी उसने रखी हुई थी, हरी बंद गोभी थी, एक बैंगनी बंद गोभी थी, एक दूसरे ढंग की बंद गोभी थी। उसने ये सारी रखी सब्जियां। मैंने कहा कि बहन जी, ये जो सब्जियां हैं, ये सब्जियां आप कहाँ से मंगाती हैं? उन्होंने कहा, महाराज जी, मंगाना नहीं है मुझे कहीं से, मेरे घर में हमारे 5 खेत हैं और उन 5 खेतों में मेरे पति उत्पादन करते हैं और वो हाइब्रिड उत्पादन करते हैं। हमारे यहाँ पॉली हाउस लगा हुआ है, पानी की व्यवस्था हमारी सुचारू है, हम अपनी खेत के चीजों को दुकान पे बेचते हैं और मैं दुकान चलाती हूँ, मेरे पति खेती बाड़ी करते हैं। तो नारायण, वो जो पूरे मार्केट में करीब 10 से 15 दुकानें ऐसी थी कि जो लोकल लोगों की दुकानें थी। अब आप ये बताओ, इसमें सारे हिंदू हैं, सारे सनातनी हैं, कोई क्या बोलते हैं, लघु शंका में भिगई हुई गाजर आपको खिलाने वाला नहीं होगा, और कोई इंजेक्शन लगा हुआ सेब या इंजेक्शन लगा हुआ टमाटर आपको खिलाने वाला नहीं है। सब लोग अपनी कम्युनिटी को बचाने के लिए, अपनी कम्युनिटी को स्वस्थ और प्रशस्त चीजें देने के लिए तत्पर है। आपकी सरकार, हमारे उत्तराखंड में जो आप सरकारें देखेंगे, हम भवन बना रहे हैं, हम मकान बना रहे हैं, हम रोडें बना रहे हैं, ये सब ठीक है, हम भ्रष्टाचार के खिलाफ काम कर रहे हैं, ये भी ठीक है, लेकिन जो हमारी जड़ है, आप जानते हैं कि उत्तराखंड के जब हमारे सर्टिफिकेट में लिखा जाता है ना, हमारा मुख्य जो उद्यम है, जो हमारी मुख्य आजीविका है, वो कृषि है। और हमारा जो इतिहास है, क्योंकि इतिहास को लेकर के मैं बहुत ज़्यादा आश्वस्त तो नहीं हूं, लेकिन कुछ एक बातें हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा कि उत्तराखंड में बहुत सारे लोग हैं कि जो माइग्रेशन से यहाँ आए हैं, माइग्रेट होकर के आए हैं। जो लोग माने 12वीं सदी से लेकर के 17वीं सदी तक, 18वीं सदी तक लोग यहाँ आए हैं।
8वीं सदी में भी लोग कुछ आए हैं, 7वीं सदी में भी कुछ लोग आए हैं। ये सब लोग आतताइयों से पीड़ित होकर के यहाँ अपने सिखा क्या बोलते हैं रोटी बेटी और चोटी को बचाने के लिए यहाँ उत्तराखंड में आए। उत्तराखंड में आकर के उन्होंने क्या किया, वो अपने साथ सीड लेकर के आए, बीज लेकर के आए, गेहूं का बीज लेकर के आए, धान का बीज लेकर के आए, कद्दू का बीज लेकर के आए, चचंडे का बीज लेकर के आए, लौकी का बीज लेकर के आए, और उन्होंने यहाँ पहाड़ों को खोदा। आप अभी भी देखेंगे कि पहाड़ों पे जब आप जंगल में जाएंगे तो जंगल में भी खेत बने हुए हैं। पहाड़ों को खोदा उन्होंने, अपनी एक बहुत बड़ी आबादी को नारायण, आजकल जो अभी नए जो जिन लोगों का जन्म 90 के दशक के बाद हुआ हो या माने 2000 ईस्वी में हुआ हो, उन लोगों की बात मैं नहीं कर रहा हूं। जिन लोगों का जन्म 70 के दशक में हुआ है वो लोग जानते हैं कि उस समय उत्तराखंड का गांव भरा पूरा था। जब तक उत्तराखंड अलग नहीं हुआ था तब तक भरे पूरे गांव थे। गांव में हलचल, गांव की भीड़, गांव का जो स्थितियां थी, बहुत पैदावार थी। लेकिन अचानक ही जब पलायन होने का परिणाम यह कि पशुओं का भी ह्रास हुआ और जंगली पशुओं का बाहुल्य हुआ, तो कृषि बुरी तरह से प्रभावित हुई। तो कृषि पे अगर ध्यान नहीं दिया जाता है, आप सिर्फ रोजगार के नाम पे अगर आप आज भी अगर आप नौकरी पेशा होना चाहते हैं, आज आप सिर्फ प्रगति की तरफ जा रहे हैं, आप सिर्फ लग्जरियस लाइफ की तरफ जा रहे हैं, तो वास्तव में आप अपनी कौम के, अपने देश के साथ, अपने राज्य के साथ, अपनी जन्मभूमि के साथ धोखा कर रहे होते हैं। इसलिए रिवर्स पलायन जो हो रहा है, गांव की तरफ जो लोग आ रहे हैं, उन लोगों को बहुत बहुत बधाइयाँ और उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। लेकिन उनसे अपील यह है कि अपने गांव में अच्छी रोड ले जाओ। अपील यह है कि अपने गांव में सोलर लाइट से संबंधित चीज़ों को लाओ। और अपील यह है कि अपने गांव में, चाहे आप पहाड़ की किसी भी चोटी पे बैठे हुए हो, नदी का पानी अपने गांव तक पहुंचाओ। उसका परिणाम ये होगा कि जो गांव में रहने वाला व्यक्ति है वो उसको कृषि के संबंध में जागरूक करिए, पशुपालन के संबंध में जागरूक करिए, और उसकी जो हीयता है उसके प्रति, माने जो उसके प्रति उसका निम्न बुद्धि है, उस निम्न बुद्धि का परित्याग करिए। और ये निम्न बुद्धि का परित्याग तब होगा नारायण, जब कृषि से धन आने लगेगा। उत्साह क्यों नहीं है? मैंने ये ऐसा देखा कि युवा लोग उनको अगर बाइक रैली निकालनी हो किसी बिल्कुल छोटे से मार्केट में भी, अगर आपको बाइक रैली निकालनी हो ना किसी के खिलाफ, आप देखेंगे 250, 300, 400 बाइकें मिल जाएंगी आपको। सारे युवा बाइक लेकर के वहां आ जाएंगे। लेकिन इनमें से एक भी माइका लाल ऐसा नहीं है कि जो खेत में जाकर के ये जो है राई का एक पौधा भी उगा दे। क्यों? कि इसको जो उसकी मूल जीविका है, जो इसकी मूल जड़ें हैं, उन जड़ों के प्रति इसके मन में एक प्रकार की घृणा भर दी गई है। तो एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा राजनेता चाहिए या एक ऐसी लीडरशिप चाहिए कि जो कृषि को लेकर के गौरव और सम्मान जगा पाए, जैसे हिमाचल में हुआ है। ऐसा कि कृषि को लेकर के सम्मान उत्पन्न हो, कृषि को लेकर के व्यक्ति के जीवन में एक प्रकार का आत्मबल हो और अपनी भूमि में रह करके उसको गौरव महसूस हो। नौकरी को लेकर के उसके मन में जो बहुत आग्रह है, ये आग्रह का परित्याग करना। नहीं तो क्या होगा? नहीं तो कश्मीर की जैसी स्थितियां होने लगेंगी। आज स्थिति ये है नारायण कि हमारे घर में एक बेरोजगार व्यक्ति पड़ा हुआ है, उसके पास 5,000 7,000 की जीन्स है और 5,000 6,000 के जूते हैं, अच्छी खासी जैकेट्स हैं, अच्छा महंगा सा मोबाइल है, लेकिन उसका प्रोडक्शन जीरो प्रोडक्शन। उसके घर के खेत बंजर पड़े हुए हैं। वो सुबह उठता है, अपने घर में रोटी खाता है, बाजार की आटे की रोटी खाता है, वो बाजार जाता है, दिन भर बाजार में वो टाइम पास करता है, कहीं बाइक रैली में, कहीं पोस्टर लगाने में वो व्यस्त रहता है। उसके खेत बंजर पड़े हुए हैं, उसके तरफ कोई चिंतन ही नहीं है। अब ज़्यादा से ज़्यादातर लोग कहते हैं कि जी खेती करें तो बंदर और लंगूर और सुकर खेती को उजाड़ रहे हैं। नारायण, इसका निदान ढूंढेगा कौन? सरकारें ढूंढेंगे इसका निदान पब्लिक ढूंढेंगे। आप और मैं कब तक बाघ के आक्रमण को लेकर के प्रशासन को गरियाते रहेंगे? कब तक हम बंदर भालुओं के
आतंक को लेकर के प्रशासन का मुंह ताकते रहेंगे। हमें भी तो कुछ इनिशिएटिव लेने पड़ेंगे और हमें भी कुछ सरकारों को, प्रशासन को मजबूर करना पड़ेगा। और ये होगा कब? जब आपकी लालसा कृषि की तरफ जगेगी, जब आपकी लालसा अपनी जमीन की तरफ लगेगी, जब आपके लोकल व्यापार पे, लोकल जो श्रम है, लोकल कारपेंटर है, लोकल पेंटर है, लोकल मिस्त्री है, लोकल जितना भी लोकल प्रोडक्शन है, चाहे चाय की दुकान है, चाहे पंचर वाला है, चाहे वो मैकेनिक है, चाहे जितनी भी चीजें हैं, इन चीजों पे आप किसी बाहरी व्यक्ति को, जो व्यक्ति जिसका उद्देश्य कमाना भर नहीं है, जिसका उद्देश्य एक मकसद है, जिसका मकसद है कि वो आप हिंदू विहीन ये धरती करनी है और भारतवर्ष को एक ऐसा राष्ट्र बनाना है कि जो सनातन धर्म से बिल्कुल विपरीत राष्ट्र हो, आपकी मूल भावनाओं से विपरीत हो, तो क्या आप अपनी पीढ़ियों को वहां धकेलना चाहेंगे? तो मेरा ये मानना है कि ये सिर्फ नेतागिरी करने से ये काम नहीं चलेगा। इसको करने के लिए युवान वर्ग को और युवाओं के मन में कृषि से मेरा एक मानना है कि हमारे साथ एक बहुत बड़ा षड्यंत्र हुआ। अब ये चाहे विश्वविद्यालयों का षड्यंत्र था या पढ़े लिखे लोगों का षड्यंत्र था या किसका षड्यंत्र था, ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन मैंने अपने जीवन में ये देखा है, मैं आपके साथ ये शेयर कर रहा हूं। एक समय था कि जब विश्वविद्यालय स्तर पे चाहे जो हमारे गढ़वाल के विश्वविद्यालय स्तर की जो इनमें पीएचडियां हुई, रिसर्च हुई। रिसर्च किस पे हुई? पहाड़ की महिलाओं पे। बोझ के न्यूट मालूम क्या न्यूज उस समय आती थी, उस समय क्योंकि टीवी का तो इतना जमाना नहीं था, अखबार की हेडलाइंस होती थी कि बोझ के तले दबी हुई पहाड़ की महिला। अब एक घास का वो बोझ उठाए हुए एक महिला का चित्र छाप दिया जाता था और उसको हाईलाइट मुख्य न्यूज बनाई जाती थी। अब उसका परिणाम क्या हुआ नारायण? परिणाम ये हुआ कि महिलाओं के मन में कृषि को लेकर के घृणा, पशुपालन को लेकर के घृणा, गृह कार्य को लेकर के घृणा पैदा हुई और उन्होंने जिद पकड़ी मैदान के भागों में जाने के लिए। परिणाम ये हुआ नारायण की बड़ा भारी पलायन हुआ। इसके मूल में सिर्फ नौकरी कारण नहीं है, लोगों की अपनी इच्छा कारण नहीं है, असल में यहां के जीवन के प्रति घृणा भी भरी गई और ये घृणा आज भी भरी जा रही है। राजनीतिक तौर से भी ये घृणा आज भरी जाती है और जो लोकल लोग होते हैं वो भी घृणा भरते हैं, वो भी पहाड़ के जीवन के प्रति, यह जो ग्रामीण प्रवेश उत्तराखंड का है, ग्रामीण प्रवेश के प्रति, उत्तराखंड की बात मैं कर रहा हूं, उत्तराखंड के जो पहाड़ी क्षेत्र है, इन पहाड़ी क्षेत्रों का जो ग्रामीण जीवन है, उस ग्रामीण जीवन को लेकर के घृणा भरी गई है। नारायण, आप एक जीप चलाना पसंद करते हैं, आप ड्राइवर बनना पसंद करते हैं, आप एक बाइकर बनना पसंद करते हैं, आप एक यूट्यूबर बनना पसंद करते हैं, लेकिन आप एक कृषक बनना पसंद नहीं करते हैं, आप एक पेंटर बनना पसंद नहीं करते हैं, आप एक कारपेंटर बनना पसंद नहीं करते हैं, जबकि वास्तविकता यह है कि आपकी जरूरतें ये हैं, लेकिन आप तकनीकी रूप से दक्ष होना नहीं चाहते हैं। आपको सीधे कंप्यूटर चाहिए और एकदम हाईलाइट लाइफ चाहिए ना, वो तो आप कैसे करके भी जा सकते थे। हमारे यहाँ जो कंज्यूम हो रहा है, अगर आप मार्केट देखें, एक साधारण सा कोई भी गांव का मार्केट आप कभी चले जाएं, मैं अपनी बात कर रहा हूं, मैं जिन मार्केटों को मैं जानता हूं, वहां पर डे 1 करोड़ से लेकर के 2 करोड़ की सब्जियों का और खाद्यान्नों का टर्नओवर है। और ये सारा खाद्यान्न, इस खाद्यान्न में हमारा उत्तराखंड का या हमारे अपने लोकल मार्केट का जो परसेंटेज है 0.10001%, उसमें हमारा अपना लोकल प्रोडक्शन नहीं है। टोटल 99% जो प्रोडक्शन है वो बाहरी लोगों का है। हमारे लोगों का क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे लोग के कॉलर पे मट्टी नहीं लगनी चाहिए, उनके हाथों पे मट्टी नहीं लगनी चाहिए, उनके जो 5,000 10,000 की जीन्स है उस जीन्स पे मट्टी नहीं लगनी चाहिए। लेकिन इस चीज को बदलना होगा। क्यों नहीं लगनी चाहिए? उसके मन में जो घृणा भरी गई है, महिलाओं के मन में जो कृषि के प्रति घृणा भरी गई है, पहाड़ी जीवन के प्रति जो घृणा भरी गई है और पहाड़ ग्रामीण जीवन के प्रति जो घृणा भरी गई है, इस घृणा को बदलना बहुत आवश्यक है। अगर ये घृणा नहीं बदली जाती है
और ये जो शर्म नाम की वस्तु है इसको नहीं बदली जाती है तो नारायण अभी मेले लग रहे हैं, आप उस मेले को कभी देखना, जो लोकल मेले लगते हैं उस मेले का कभी आप आकलन करने जाना, आप देखेंगे कि वहां आपका व्यक्ति कोई भी नहीं बैठा हुआ। आपका व्यक्ति क्या कर रहा होता है, वह उसने एक अच्छी सी जीन्स पहनी हुई होती है, सिर पे तेल लगा करके अच्छा सा सेंट लगा करके वो गया होता है। उसकी जेब में जो पैसा है वो घर के किसी तनख्वाह वाले व्यक्ति का पैसा है, उसकी अपनी मेहनत का उसमें कोई हिस्सा नहीं है, या उसने किसी दो नंबरी किसी ऐसे काम से उसने लिया हुआ पैसा है, उसकी मेहनत का पैसा नहीं है। मेहनत मतलब कृषि का पैसा नहीं है, उसकी खेत बंजर है, वहां वो रेडी लगा करके वो बेचने के लिए तैयार नहीं है। नारायण मरे से मरा व्यक्ति जिसकी स्थितियां भीख मांगने की जैसी स्थिति है, वो भी सब्जी बेचने के लिए तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि उसको भी शर्म है, उसके उस जीवन को लेकर के एक प्रकार की घृणा भरी गई है सोशली। क्यों? क्योंकि ये चीजें हमारे जेनेटिक प्रोसेस में आई है कि क्योंकि माइग्रेशन हमारा हुआ है। ऐसा नहीं है कि सारे लोग माइग्रेट हैं, बहुत सी क्षत्रिय जातियां जो कि मूलतः इन्हीं पहाड़ों की है। बहुत सी ऐसी जातियां हैं कि जो मूलतः इन पहाड़ों की हैं। गढ़वाली उन्हीं से आई है। गढ़वाली का जो आपर में गढ़वाली बोलते हैं, ये गढ़वाली हम केरल से लेकर के नहीं आए हैं, तमिलनाडु से लेकर नहीं आए हैं, आंध्र प्रदेश से लेकर के नहीं आए हैं, बंगाल से लेकर के नहीं आए हैं, गुजरात महाराष्ट्र से लेकर के नहीं आए हैं। गढ़वाली उत्तराखंड से थी, और गढ़वाली उत्तराखंड का जो आपको गजब होगा कि कुछ रिसर्चर जो भाषाविद हैं वो कहते हैं कि उत्तराखंड के जो गढ़वाली की जो अपनी एक लिपि थी, टांकड़ी लिपि उसको कहते हैं, जो टांकड़ी लिपि हिमांचल तक उसका प्रसार था। अपनी एक लिपि थी, उसमें अक्षर है, टांकड़ी लिपि विधिवत टांकड़ी लिपि थी। ब्राह्मी लिपि के जिस समय ब्राह्मी लिपि माने ईसा पूर्व 2200 वर्ष पूर्व से जो ब्राह्मी लिपि का जो माने शिलालेख मिले हैं, उसी ढंग से उत्तराखंड में भी टांकड़ी लिपि, आज भी टांकड़ी लिपि के ग्रंथ कुछ क्षेत्रों में उत्तराखंड में उपलब्ध हैं, और हिमाचल में तो मैं खुद अपने आंखों से देख करके आया हूं। तो यहाँ के जो गढ़वाली है, गढ़वाली तभी तो होगी ना जब कोई यहाँ गढ़वाली बोलने वाला, तभी तो उसका प्रसार हुआ है। तो कुमायूं में जब कोई कुमायूनी बोलने वाला रहा होगा, तभी वो कुमायूनी बाहर के लोगों ने आकर के सीखी, और फिर वो कुमायूनी वहाँ की मुख्य भाषा बन गई। उन्होंने अपनी मूल भाषा का परित्याग कर दिया, और दूसरी भाषा जो वहाँ की लोकल भाषा थी, लोकल लैंग्वेज थी, वो लोकल लैंग्वेज ग्रहण कर ली। तो नारायण, ये जो लोकल चीज़ों को प्रति, या जो अपनी क्षेत्रीय वस्तुओं के प्रति, और क्षेत्रीय व्यापार पे, क्षेत्रीय उद्यम पे, चाहे वो किसी भी प्रकार का उद्यम है, और क्षेत्रीय कृषि पे, कृषि उत्पादों पे, जो भोज्य उत्पादों पे हमारा अधिकार होना चाहिए। आपको बता दूं मैं कि एक दौर था कि उत्तराखंड की जब आबादी में, आपको बता रहा, 80 लाख लोग जब पलायन किए, 80 लाख लोग जब यहां उत्तराखंड में विद्यमान थे, तो तब सरकारी सस्ते गले की दुकान से सिर्फ लोग जो है मिट्टी तेल ही खरीदने जाते थे, ज्यादा से ज्यादा गुड़ खरीदने जाते थे। अधिकांश लोग अपने घरों के चावल, अपने घर का गेहूं, और अपने घर की सब्जियां और अपने घर की दालों का प्रयोग करते थे उन खेतों से। क्यों? लोग बहुत थे, इसलिए बंदर, भालू, सुकरों के लिए उनका जो निवारण है वो निवारण वो लोग करते थे, और कृषि पूर्णतः बची हुई थी। लेकिन क्या हुआ, कुछ बुद्धिजीवियों ने ऐसी न्यूजें चलाई, ऐसी खोजें की। आप देखें, मैं अगर आपको नाम बताऊंगा तो बहुत सारे लोगों को मिर्ची लग जाएगी। तो ये जो घृणा भरी गई है ग्रामीण जीवन के प्रति, बाहर का व्यक्ति जब गांव में पहुंचता है तो गांव के व्यक्ति को वो बहुत नीचे की दृष्टि से देखता है। इस नीचे की दृष्टि को बदलना होगा, और इस सोच को बदलना होगा कि आप बाहर रह रहे हैं, आप बाहर रह रहे हैं, वास्तव में आप हेय दृष्टि से देखने योग्य है। आप जो गांव में रह रहा है, अपनी जड़ों के साथ रह रहा है, उसने अपने धर्म नहीं खोया। मैं एक चीज बता रहा हूं, गजब की चीज है, ये एग्जाम्पल है आपके लिए। आप देखना कि कुछ महात्मा लोग हैं, साधु लोग हैं, साधु लोग जब विदेश चले जाते हैं तो वो अपने कॉलर खड़े कर देते हैं, लेकिन धार्मिक तौर से वो व्यक्ति अछूत है, वो किसी धार्मिक कृत्य में ग्रहण करने योग्य नहीं है। मेरे यहां मैं मंदिर में रहता हूं, बहुत सारे लोग जब आते हैं कि मैं अमेरिका से, महाराज जी हमारा बच्चा अमेरिका रहता है, मेरे मन में रंच मात्र भी प्रसन्नता नहीं होती है।
क्यों नहीं होती है? क्योंकि अब वो गौ भक्षियों के साथ रह करके पता नहीं क्या खाद्य कुखाद्य खा करके मेरे मंदिर के शिवलिंग पे आकर के जल चढ़ाएगा। उसने न तो अपना तिलपातड़ा किया है, न उसका शुद्धिकरण हुआ है। जो हमने इतनी मेहनत करके उसके शुद्धिकरण या मंत्र पाठ आदि करके वो क्षण भर में आकर के वो नष्ट कर जाएगा। प्रसन्नता नहीं होती है मेरी दृष्टि में। वो ये है क्यों? क्योंकि उसने आर्यवर्त का परित्याग करके धर्मभ्रष्ट होकर के आया है। वो धर्महीन होकर के आया है। उसको न तो मेरा देवता स्वीकार कर, हमारे देवता स्वीकार करने वाले हैं, न उसको मेरी ऋषि परंपरा स्वीकार करने वाली है, न तो उसको शास्त्र परंपरा स्वीकार करने वाली है। लेकिन ऐसे साधु संतों को लोग बड़े स्टेज दे देते हैं, उनको बड़ा सम्मान उनका होने लगता है। और नारायण सबसे ज्यादा जो कदाचार, अनाचार और जो व्यभिचार शुरू हुआ, वो जो ये विदेशी पैसा शुरू हुआ, बड़े बड़े मठ बनने लगे, बड़े बड़े लग्जरियस लाइफ जीने लगे, तब हमारे यहां तपश्चर्या पीछे हो गई, योगचर्या पीछे हो गई, और जो जुबानी खर्चा था, जो टेक्निकल शब्दावली थी, इन शब्दावली का प्रयोग ज्यादा होने लगा। आज आपके बीच ज्यादातर जो साधु हैं जो विदेश जा चुके हैं, तो वो टेक्निकली शब्दावली को प्रयोग करने के माहिर हो गए हैं। वास्तव में उनके पास धर्म बचा हुआ ही नहीं है। ये आप प्रमाण से देख लीजिए। किसी को विवाद करना हो विवाद कर लीजिए, लेकिन लाख टके की बात तो यही है। ठीक इसी प्रकार से जो ग्रामीण परिवेश का परित्याग करके मैदानी भागों में चले गया है नारायण, वो वहां अपने धर्म के साथ, अपनी मर्यादाओं के साथ, अपनी परंपराओं के साथ कितनी बार वो समझौता कर चुका है, उसकी गिनती नहीं है। अगर गांव में उसका प्रवेश करना है तो तिलपातड़ा करना चाहिए उसका पहले, तब जाकर के गांव के देवताओं को छूने दो उसको। हाँ, वास्तविकता ये है, धार्मिक दृष्टिकोण ये है। किसी को विवाद करना हो तो भैया मेरे कमेंट में आकर के मैं उसको जवाब दे सकता हूं, उसको मैं प्रमाण दे सकता हूं। उसका तिलपातड़ा होना चाहिए, क्योंकि वो छूत अछूत आहार विहार की व्यवस्था को लेकर के कभी सचेत रहा नहीं है। वो खाद्य को खाद्य, स्पर्श स्पर्श का ध्यान न रख करके वो उन लोगों के बीच रह रहा है, तब जाकर के वो आपके बीच आया है। इसलिए उसका पहले तिलपातड़ा होना चाहिए, पहले उसके शुद्धिकरण होना चाहिए, तब गांव में प्रवेश हो। गांव का व्यक्ति तो पवित्रतम है, वो अपने धर्म में है, वो आस्था में। अब आप बोलेंगे कि महाराज जी धर्म को इतना महत्व क्यों दे रहे हैं? मैं आपको एक चीज बता देता हूं। जितना भी देश है ना, भारतवर्ष तभी तक है जब तक यहां आपका धर्म है। जिस दिन धर्म आपके पास नहीं रहेगा, ये भारतवर्ष नहीं रहेगा, ये खुरासान हो जाएगा। आप जानते हैं इस बात को। भारतवर्ष का नाम भारतवर्ष इसलिए है क्योंकि यहां सनातनी है। अभी भारतवर्ष में तीर्थ इसलिए हैं क्योंकि यहां सनातनी है। भारतवर्ष में मूर्ति स्थापनाएं इसलिए हो रही हैं, भगवान की पूजन बंधन इसलिए हो रहा है। भारतवर्ष इसलिए शांत प्रदेश है, यहाँ वो कत्लो गारत नहीं हो रही है, जिंदा आदमी की चमड़ी को नहीं उतारा जा रहा है, क्योंकि यहां धर्म है, अभी सनातन धर्म है। ये धर्म ही आपको बचाए हुए है और आप इसको नकार नहीं सकते। कभी अपने चारों तरफ विचार करके देखिए, अगर सनातनी ना होता तो भारतवर्ष नहीं रहता। जो आप इतनी गरिमामय स्थितियों में जी रहे हैं, इसको जीने के पीछे एकमात्र है कि आपके ग्रामीण परिवेश के व्यक्ति ने आपके धर्म को जीवित रखा हुआ है। लेकिन अब क्या हो गया है कि वो नकल करता है लग्जरियस लाइफ की। शराब का जो इतना चलन, असन बसन का इतना चलन, वो चलन क्यों हुआ? क्योंकि उसके पास फ्री टाइम है, फालतू टाइम है, उसको करने कुछ करना नहीं है। वो देख रहा है कि मेरा खेत बंजर है, वो अपने चौक की दीवार से बैठ करके अपना मोबाइल पे वो दिन भर व्यस्त है, वो रिचार्ज करवाता है, वो खेत बंजर है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस ज्यादा से ज्यादा वो बोल देगा कि सुकरों ने बर्बाद कर दिया, बंदरों ने बर्बाद कर दिया, लंगूरों ने बर्बाद कर दिया, पानी नहीं है, इसको लेकर के स्ट्राइक करेगा जलागम वालों से या किसी अन्य विभाग में जाकर के अर्जियां वो रखेगा। लेकिन आंदोलन कृषि को बचाने के लेकर के एक आंदोलन आप बता दीजिए उत्तराखंड में हुआ हो। रोड को लेकर के आंदोलन हुए हैं, रोड की खराबी को लेकर के डीएम जो है रोड में चले जाएंगे, लेकिन कृषि को बचाने के लिए, सुकरों से कृषि को बचाने के लिए, बंदरों से लंगूरों से बचाने के लिए कभी किसी अधिकारी का इनिशिएटिव मैंने आज तक तो नहीं देखा। एक बात की बात है कि उस समय एक बड़े भारी अधिकारी मिले थे, उनसे हमने एक बार रिक्वेस्ट की थी कि मैं उनको एक गांव में ले गया घुमाने के लिए। वो घूमना चाह रहे थे, मैं गांव में ले गया घुमाने, तो उस गांव को दिखाया। पौड़ी का ही गांव था, मैं पौड़ी में ही रहता हूं। पौड़ी का गांव था, तो उस गांव में मैं नाम नहीं लूंगा,
उस गांव में करीब 35 मकान मैंने गिनाए और 3 लोगों से मिलाया। 35 मकान और 3 लोग, तो उतने बड़े गांव में पलायन। तो उन्होंने देखा सारी खेती बंजर पड़ी, कुछ जगहों पे गेहूं बोया हुआ था। अब वो रोड पे चल रहे, रास्ते पे चल रहे थे, बहुत बड़े अधिकारी थे वो, अब रिटायर्ड हो गए, पौड़ी के ही थे। और जब उनको मैंने कहा कि देखिए गांव का पलायन इसलिए हुआ क्योंकि शुकर ने पूरा ये गेहूं बोया है, किसान ने, शुकर ने पूरा खेत उधार दिया है, अब ये किसान कैसे दोबारा इसमें बोएगा। उसने कहा कि महाराज जी सरकार तो जाली लगाने के लिए वो करता है। मैंने कहा जाली लगा करके, शुकर तो बहुत विलक्षण जानवर है, वो तो छेद करके फिर मुंह से अपना खोद करके निकल आता खेत में। तो उसके बाद उत्तराखंड में उन्हीं महाशय के, वो क्योंकि बहुत बड़े अधिकारी थे, उन्हीं के कहने पे सरकार की द्वारा योजना बनी कि सूकरों को मारने के आदेश जारी हुए, और आज वो है। अब मैं एक साधु होने के, आप बोलेंगे कि आप पशु हिंसा के लिए लालायित हैं। नारायण, एक जब जीवन पे बनाए और जब सभ्यता पे बनाए, जब धर्म पे बनाए और जब अस्तित्व पे बनाए, तो कई बार एक साधु को चारों वर्णों का आश्रय ग्रहण करना पड़ता है। एक साधु शूद्र भी होता है, एक साधु वैश्य भी होता है, एक साधु क्षत्रिय भी होता है, और वही साधु ब्राह्मण भी होता है। वही ब्राह्मण कर्तव्य करने के लिए तत्पर रहना चाहिए। ब्राह्मण को प्रत्येक वर्ण की व्यवस्था को समझने की व्यवस्था आनी चाहिए, और उसको समझने की, उसको जानने की। अगर आप चारों वर्णों को नहीं ग्रहण करोगे, चारों वर्णों की कृतियों को नहीं ग्रहण करोगे इस काल में, जिस काल में आपकी डेमोग्राफी को बदलने का प्रयास किया जा रहा है, तो नारायण आपका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। इसलिए शर्म छोड़नी पड़ेगी। ग्रामीण परिवेश को बचाने के लिए आपको अपने पहाड़ वाले गांव में पानी की व्यवस्था इतनी करनी होगी कि ताकि वहां कृषि हो सके, और आपके गांव तक रोड पहुंचनी आवश्यक है। आपके गांव तक विद्युत व्यवस्थाएं सुचारू होनी चाहिए, ताकि उन गांव में रहने वाले लोगों का जीवन, जब आप अपने गांव में आए तो आप अपनी लग्जरियस लाइफ को मिस ना करें, गांव में भी लग्जरियस लाइफ को ले आए, और गांव के व्यक्ति के जीवन में गौरव भरें, उसको लेकर के सम्मान की दृष्टि का उदय करें। अगर ये हम एक इकाई के तौर पे करते हैं, सरकार के प्रशासनिक तौर पे करते हैं, तो मैं समझता हूं कि उत्तराखंड का पलायन रुकेगा। और जो ये डेमोग्राफी चेंज है, ये सिर्फ एक न्यूज है नारायण, और हमने कल को फिर सो जाना है। हम ये सोए नहीं। छोटे से छोटे उद्यम पे अपने जो सनातनी है, सनातनी चाहे वो बिहार का है, सनातनी चाहे वो किसी भी क्षेत्र का है, उसका वेलकम हो। लेकिन जो लोग मकसद लेकर के आए हैं, जो आपकी डेमोग्राफी चेंज करने आए हैं, उनका बहिष्कार आप नहीं कर सकते हैं। इसलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये देश लोकतांत्रिक है। लेकिन आप कम से कम अपने हिंदू कामगारों को प्रोत्साहित कर सकते हैं, अपने आप उन काम दक्षताओं को ग्रहण कर सकते हैं। और खासकर उत्तराखंड की जो मूलभूत चीज है कृषि को, गांव का पुस्ता दे करके आपका भला होने वाला नहीं है, रोडों के पुस्ते दे करके भला होने वाला नहीं है नारायण। इनसे बहुत कुछ परिवर्तन होने वाला नहीं है। परिवर्तन अगर होना है तो सिर्फ होगा परिवर्तन कृषि से। और कृषि जब तक अगर आप नहीं अपनाते हैं, ग्रामीण जीवन के प्रति सम्मान अगर आप नहीं ले आते हैं, तो डेमोग्राफी चेंज सरकार कितना रोक लेगी और कितने समय तक रोक लेगी। तो रिवर्स पलायन करना जरूरी है। और जैसे हिमाचल वासियों ने अपने कृषि को लेकर के, अपनी खेती बाड़ी को लेकर के बहुत जागरूकता दिखाई है, उस जागरूकता को कॉपी किया जाना चाहिए, उसको ले आना चाहिए। हमको दिल्ली नहीं बनना है, हमको देहरादून नहीं बनना है, हमको उत्तराखंड बनना है। और उत्तराखंड बनने के लिए नारायण पहले यहाँ की कृषि को बचाना। और आज तक मैंने देखा नहीं कि कृषि के क्षेत्र में कोई बहुत बड़ी योजनाएं या बहुत कुछ सम्मान की बातें हो रही हों, ऐसे देखने को तो नहीं मिला। नारायण, जो भी लोग वापस अपने गांव आए हैं और अपने गांव की प्रगति के लिए कार्य कर रहे हैं, उन लोगों को मैं बहुत बहुत साधुवाद दूंगा। और जो लोग ग्रामीण प्रदेश में रह रहे हैं, वो जरूर मेरी इस ब्रॉडकास्ट पे चिंतन करेंगे। आज के लिए इतना ही। हर हर महादेव।